So, first lecture on share based compensation FRA CFA level 2, ये चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल से. So, अगर कुछ आता भी नहीं CFA के बारे में तब भी ये चैप्टर समझा जा सकता है, एक्सेप्ट द अकाउंटिंग पार्ट. बेसिक डेफिनेशन और टर्म्स तो समझी जा सकती है मेरे हिसाब से. सो या पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं फटाफट. छोटा सा डिस्क्रिप्शन. टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन. ठीक है. कॉम्पनसेशन सबसे पहले तो आपका आ गया नॉर्मल सैलरी जो होता है. ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बात नहीं करना. हम बात करेंगे जैसे हो गया ई सॉप्स हो गया. ठीक है, और आपका RSU हो गया, स्टॉक ऑप्शंस हो गया, फैंटम स्टॉक हो गया, या SAR शेयर बेस्ड अप्रिसिएशन राइट्स, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स. तो यूजुअली कंपनीज जो होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव, तो उनको ये सारी चीज़ें दे देती है, ESOP, RSU, स्टॉक ऑप्शन वगैरह, या फैंटम स्टॉक. अब मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं. मेरिट्स तो इसके बेसिकली यही है कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एम अलाइन कर देता है विद द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. तो मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेगी वो एसेंशियली ऐसा कुछ होएगा जिससे मेरा शेयर प्राइस बढ़े. ठीक है, कंपनी को फ़ायदा हो, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े, ताकि सबको फ़ायदा हो. और इनके अवार्ड्स जो भी हैं, अच्छा, जो कॉम्पनसेशन हम शेयर बेस्ड दे रहे हैं ना, उनको अवार्ड्स कह देते हैं एक तरीके से. अवार्ड्स. तो ताकि मैनेजमेंट ऐसे डिसीजंस ले जो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा करे और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ उनके इंटरेस्ट भी अलाइन करे. तो कॉम्पनसेशन जैसे ESOP हो गया, RSU हो गया, स्टॉक ऑप्शन या फैंटम स्टॉक वगैरह, ये सब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वेरी कॉमन. अब अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो यार डीमेरिट्स में यूजुअली ये आ जाता है कि दो पॉइंट ही आते हैं, या तो बहुत कम रिस्क लेंगे या बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे. बहुत कम रिस्क कैसे लेंगे कि शेयर प्राइस उतना ही रखेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिससे शेयर प्राइस नीचे जा सकता है मेरा, नहीं तो इनके अवार्ड्स वगैरह हैं वो भी वेस्ट नहीं होंगे, ना इनको फ़ायदा होएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये तो हो गया कम रिस्क का. अब मैं ज़्यादा रिस्क की बात कर रहा हूँ. जैसे स्टॉक ऑप्शंस मैंने किसी को दे दिए. अब स्टॉक ऑप्शंस जैसे कॉल ऑप्शन यूजुअली देते हैं, तो कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, जैसे पे ऑफ देखें हम तो होता है मैक्सिमम ऑफ 0, स्पॉट माइनस स्ट्राइक. ठीक है. अब एक्सेसिव रिस्क टेकिंग से वो ये करते, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट्स वो ऐसे उठाते हैं जिससे मेरा शेयर प्राइस 100% बढ़ना ही बढ़ना है. तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तो इवेंचुअली द चांसेस ऑफ माई स्टॉक ऑप्शन गेटिंग एक्सरसाइज्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो दोनों चीज़ें हैं कि रिस्क कम ले रहे हैं और रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं. तो ये हो गए डीमेरिट्स. अब बात करते हैं इनकी ESOPs. ESOP जो है बेसिकली न्यूली इशूड शेयर्स होते हैं. ठीक है, कंपनी नए नए शेयर्स इशू करती है और ये वाले जो शेयर्स हैं एसेंशियली मेरा जो एम्प्लॉय है वो डिस्काउंट पे परचेज़ कर सकता है. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द मार्केट प्राइस. अब बात आ गई कॉल ऑप्शन की. अब कॉल ऑप्शन मेरे जो होते हैं यूजुअली लॉन्ग कॉल वाले होते हैं. ठीक है, इसका पे ऑफ वगैरह डेरिवेटिव्स में लेवल 1 में तो देखा ही होगा. अगेन टू एक्सरसाइज देम ST मस्ट बी ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस. स्पॉट प्राइस जब भी एक्सरसाइज होने वाले हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस. अब RSU और फैंटम स्टॉक जो हैं, अगर मैं एक होते हैं हमारे रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक. ठीक है, उसके दो सब पार्ट होते हैं, दैट इज़ RSU एंड फैंटम स्टॉक या SAR, कुछ भी कह लो. ठीक है, एक ही बात है. जो मेरा रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है ना, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ रहती है या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि वोटिंग राइट्स प्रेजेंट होते हैं.
ठीक है, और डिविडेंड में पार्टिसिपेशन रहता है। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि दे आर नॉट अलाउड टू सेल। ठीक है, जिसको भी ये स्टॉक मिलेगा दे आर नॉट अलाउड टू सेल अनटिल अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बस स्टॉक दे देंगे और बेचने नहीं देंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, रियलाइज़ तो करना पड़ेगा प्रॉफिट। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक हो गया वोटिंग राइट्स प्रेजेंट होने चाहिए, दूसरा डिविडेंड में पार्टिसिपेशन होने चाहिए उनकी। अब इसकी दो सब कैटेगरीज बन गई, एक तो RSU बन गया और SAR बन गया। RSU की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, और SAR हो गया मेरा स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। अब जो SAR है ना उसको हम फैंटम स्टॉक भी कर देते हैं। अगर मैं RSU की बात करूँ स्पेसिफिकली तो उसके अंदर मेरे RSU को ऐसे देख लो कि यू आर, जैसे जैसे मान लो 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड था। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड भी बताऊंगा आगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली अगर मैं अभी बोलूँ तो यू आर बेसिकली एक्यूमुलेटिंग राइट, जो कीवर्ड है वो राइट टू रिसीव शेयर्स है। ओवर द ईयर तुम ये चीज़ एक्यूमुलेट कर रहे हो। ठीक है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स या फैंटम स्टॉक क्या है कि जितना भी मेरा, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल स्टॉक, इसका कीवर्ड है हाइपोथेटिकल स्टॉक। ये हाइपोथेटिकल स्टॉक यूज़ करके ना जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस रही है शेयर्स की उसके बेसिस पे तुम्हें या तो कैश या स्टॉक मिल जाएगा। दिस इज़ फैंटम स्टॉक या SAR। RSUs में मैंने बताई दिया कि जो राइट होता है ना टू रिसीव द शेयर्स वो तुम अक्यूमुलेट करते जाते हो ओवर द ईयर्स, अगर तुम्हें कुछ इशू हुआ है तो। ठीक है, और RSU में इसके अंदर ये फ़र्क आ जाता है कि देयर इज़ नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट्स प्रेजेंट नहीं होते और डिविडेंड पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, RSU में, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में होते हैं, RSU में नहीं होते ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ भी ऐड कर लेना। और अब देख लेते हैं कंडीशन देख लेते हैं। अब कंडीशन से पहले कुछ टर्म्स, T0, ये T कोई टाइम T हो गया। ठीक है, T0 पे मान लो एम्प्लॉयमेंट में किसी कंपनी में लगा और मेरी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई, तो इसी दिन से मेरे को, इस दिन को बेसिकली बोलते हैं ग्रांट डेट। इसी दिन से मैं अपने जो, मान लो स्टॉक्स के RSU में मान लो, तो मान लो स्टॉक्स के राइटों में एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा। ग्रांट डेट इज़ द डेट जिस दिन मैंने कंपनी ज्वाइन करी या मैं एलिजिबल बना इस राइट को एक्यूमुलेट करने के लिए। T0 से T का जो टाइम है, T कैपिटल T का जो टाइम है, दिस टाइम इज़ नोन एज मेरा वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि द टाइम ओवर विच द एम्प्लॉय accumulates द राइट टू रिसीव शेयर्स। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। 10 साल तो नहीं होगा, 10 साल ज़्यादा हो गए, 3 या 5। और T इक्वल्स टू कैपिटल T वाला जो टाइम है दैट इज़ नोन एज सेटलमेंट डेट। ठीक है, यस, मोर ओवर वेस्टिंग पीरियड का बता दिया। ओके, इसके अंदर ना वेस्टिंग पीरियड के अंदर यूजुअली क्या होता है, परफॉर्मेंस कंडीशंस होती हैं मेजरली दो, तो वो सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तभी जाके आपको राइट टू रिसीव शेयर्स प्रॉपरली, मतलब अक्यूमुलेट तो कर लोगे तुम, लेकिन क्या तुमने कंडीशन फुलफिल करी या नहीं करी उसके बेसिस पे रहेगा कि तुम्हारे अवार्ड्स वेस्ट होंगे कि नहीं। वेस्ट होने का मतलब, अगर कॉल ऑप्शन है, अगर मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो मेरा अवार्ड वेस्ट हो गया, नहीं तो हम उसे अनवेस्टेड बोलेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, दो कंडीशन ही नहीं होती है, एक तो सर्विस कंडीशन
और एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकती है या दोनों प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, सर्विस कंडीशन बेसिकली क्या कहता है मेरा कि ड्यूरिंग जितना भी टाइम वेस्टिंग पीरियड था मेरा, उस टाइम में एम्प्लॉय ने अपनी एम्प्लॉयमेंट मतलब कंटिन्यू रखी है। मतलब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था मेरा, उसके बीच में अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो मेरी सर्विस कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, अब परफॉर्मेंस कंडीशन की बात करेंगे। परफॉर्मेंस कंडीशन कैन बी रिलेटेड टू अ टारगेट। ठीक है, जैसे मेरा EPS इस X अमाउंट से ज़्यादा बढ़ा आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ EPS जैसे फैक्टर्स नहीं, मेरा शेयर प्राइस का भी आ सकता है कि मेरा शेयर प्राइस जो है वो किसी Y अमाउंट से बढ़ा आना चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। यस, अब विदाउट फर्दर डिले अगर मैं डायरेक्टली इस चीज़ पे आऊँ कि अकाउंटिंग कैसे चल रही है इन चीज़ों की। लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। ओके, अगर मैं छोटे से एग्जांपल के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, एग्जांपल ले लो। ठीक है, थोड़ा बहुत करिकुलम पढ़ के यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 20x1 में मैंने 150K USD के RSUs इशू करे। मेरी कंपनी कोई X है, 20x1 में उसने 150K के RSUs इशू करे। ठीक है, 20x2 में उसने 90K के RSU इशू करे। ठीक है, एक जो असम्पशन होती है ये यहाँ पे रह गई। एक असम्पशन जो होती है कि अवार्ड्स मतलब शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन जो भी मैंने यूज़ करा है उसके जो अवार्ड्स बोलते हैं उनको बेसिकली अवार्ड्स वेस्ट इक्वली ओवर द वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने RSU इशू करे 90K USD के, और मैंने बोल दिया कि भाई वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। गिवन दैट कि मेरी जो परफॉर्मेंस कंडीशन और सर्विस कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हुई हैं, मेरे अवार्ड्स इक्वली वेस्ट होंगे ओवर द 3 पीरियड्स, थ्री ईयर्स। ओके, सो 30K 30K और 30K। तो ये वाला जो 30K है ये ईयर 1 में वेस्ट होएगा, मतलब ईयर 1 में एक्यूमुलेट होएगा। सेकेंड वाला जो 30K है वो ईयर 2 में एक्यूमुलेट होएगा, और लास्ट वाला जो 30K है थर्ड वाला दैट विल बी एक्यूमुलेटेड इन ईयर 3। ठीक है, वेस्टिंग का भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि वेस्ट होंगे या नहीं, क्योंकि कंडीशन वगैरह कुछ भी रह सकती है। अगर मेरी बेसिक सर्विस कंडीशन अगर मान लो फुलफ़िल हो रही है तो अवार्ड्स एक लीनियर फैशन में इक्वली एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब बस 2 साल का ही ले रहे हैं इसके अंदर। सो 20x1 में, और दोनों का वेस्टिंग पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है। ठीक है, सो अगर मैं ईयर 1 की बात करूं कि मेरी कंडीशंस वगैरह फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ईयर 1 मतलब 20x1 में अब 150K कैसे वेस्ट होएगा। वेस्ट बोल रहा हूँ मैं बार बार, इट इज़ नॉट वेस्ट, एक्यूमुलेट, सॉरी, माय फॉल्ट।
तो दोनों अवार्ड्स जो भी हैं, जैसे ये 150K ये 20x1 में इशू हुआ, 20x2 में मेरा 90K RSUs इशू हुए। अब इवेंचुअली ये तो नेक्स्ट ईयर से हुए ना इशू, सो अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पे कर लो इसको, ठीक है। सो अगर 150K इक्वल अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द ईयर्स, तो दिस इज़ 150K बाई 3 50K ईच ईयर, 90K बाई 3 30K ईच ईयर। So this is 50K, 50K, 50K. ये यहाँ से शुरू होंगे। So this is 30K, अरे 30K, 30K, 30K पीरियड के एंड में होंगे, ठीक है। पीरियड के स्टार्टिंग में दे देंगे तो फिर परफॉर्मेंस कंडीशन अगर या सर्विस कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर एलिजिबल कैसे ही है हमारा एम्प्लॉय। सो अगर मैं इसको और भी चीज़ों में डिवाइड कर दूँ, यस, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आई शुड हैव रेडी ऑलरेडी। अब हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग कैसे चल रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इनकम स्टेटमेंट में जैसे फर्स्ट ईयर में कंपनी रिकॉर्ड करेगी अपने इनकम स्टेटमेंट में शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, दैट इज़ 50K, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट पे यही एक्सपेंस आया है। शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस कितना, 50K से पहले नेट इनकम भी लिखा था। इवेंचुअली 50K मेरा एक्सपेंस आया, इंक्रीज़ हो गया 50K से, क्योंकि एक्सपेंस है इसने मेरी नेट इनकम 50K से डिक्रीज़ कर दी। ओके, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में ऑलरेडी मेरा 50K तो चल ही रहा था, अब मेरे पास साथ में 30K और आ गया। तो आई वाज सेइंग 50K तो ईयर 1 में एक्यूमुलेट हो गए मेरे, तो मैंने शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस में 50K डाला, नेट इनकम उतना से रिड्यूस कर दिया। सो नेक्स्ट ईयर आएगा, इवेंचुअली दैट विल बी 50K ऑफ सेकेंड ईयर RSU 1 का। अगर मैं इसको बोलूँ RSU 1 और ये मेरा RSU 2 हो गया, तो RSU 1 का 50K आएगा प्लस RSU 2 का 30K, वो भी एक्यूमुलेट होएगा। सो इवेंचुअली जो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस मैं सेकेंड ईयर में रिकॉर्ड करूँगा, दैट विल बी 50K प्लस 30K 80K। 80K से शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस मेरा बढ़ जाएगा। इवेंचुअली दिस विल अफेक्ट माई नेट इनकम, सो नेट इनकम विल रिड्यूस बाय 80K, ठीक है। नाउ अगेन थर्ड ईयर में क्या होएगा, RSU 1 का लास्ट 50K और RSU 2 का सेकेंड 30K, ये भी एक्यूमुलेट होंगे। सो 80K से ये इंक्रीज़ कर दिया शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस और डिक्रीज़ कर दिया नेट इनकम 80K से। अब जैसे ही अब ईयर 1 की बात करते हैं,
नेट इनकम मेरा डिक्रीज़ हुआ 50K से. सो दिस डिक्रीज इन 50K विल अफेक्ट मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा 80K से, 50K से. 50K से नेट इनकम डिक्रीज़ हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा हिट लेंगे 50K से. कॉन्सिक्यूटिवली सेकेंड ईयर में 80K से मेरा नेट इनकम डिक्रीज़ हुआ, 80K से मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएगा सेकेंड ईयर में. थर्ड ईयर में भी सेम, फिर से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गया 80K से. अब जो सेकेंड ट्रांजैक्शन हम करते हैं ना, दैट इज़ इक्विटी में एक लाइन होती है शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन. तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन इंक्रीज़ हो जाएंगी 50K से ईयर 1 के लिए, सेकेंड ईयर में 80K से, थर्ड ईयर में 80K से. सो रिटेन्ड अर्निंग्स 50K से कम हुई और 50K से ही सेम अमाउंट हम शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में बढ़ा देंगे इक्विटी में. ठीक है. अब थर्ड ईयर के बाद क्या हुआ, प्लीज़ रिमेंबर कि एसेंशियली ये तो मेरा फोर्थ ईयर हो गया ना. तो फोर्थ ईयर में मेरा जो RSU 2 का 30K अभी भी अक्यूमुलेट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट बिकॉज हम 3 साल की बात कर रहे थे तो उतना ही रखा है. अब यहाँ पे क्या होएगा, आफ्टर 3 ईयर्स जो मेरा RSU 1 था 50K का, अब ये अवार्ड्स वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनका जो वेस्टिंग पीरियड था वो ओवर हो जाएगा. गिवन दैट की परफॉर्मेंस कंडीशन वगैरह सब और सर्विस कंडीशन फुलफिल हुई है तो ये अवार्ड्स वेस्ट होंगे. अब जब वेस्ट होंगे तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में से जो अमाउंट है RSU 1 का वो मैं एज अ ब्लॉक एंट्री हटा के शिफ्ट कर दूंगा आपका पेड इन कैपिटल में. तो यहाँ से अगर एसेट्स को अभी छोड़ दो, सो 150K से मैं इसको रिड्यूस करूँगा और ये 150K मैं ऊपर जाके ट्रांसफ़र कर दूंगा पेड इन कैपिटल पे. मान लो कुछ स्टॉक था, ठीक है, जब तक मेरा वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो स्टॉक ग्रांट नहीं हुआ. अब एक बार वो स्टॉक ग्रांट हो गया तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन से जो अमाउंट जो था स्टॉक का जो ग्रांट हुआ था वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा पेड इन कैपिटल में. तो पेड इन कैपिटल में ईयर 3 इसको मैं बढ़ा दूंगा 150K से. इवेंचुअली शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन याद रखना एक ब्लॉक एंट्री है. तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में कितना आ गया था 80K दैट इज़ 160 + 50 210. 210 में से 210K में से मैंने 150K सब्ट्रैक्ट कर दिया, कम्स आउट टू बी 60K. तो अभी भी 60K की एंट्री शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में रिपोर्ट होएगी और पेड इन कैपिटल में 150K आ जाएगा. अभी क्योंकि RSU 2 के अवार्ड्स वेस्ट नहीं हुए हैं, उनकी कंडीशन भी अभी अगर फुलफ़िल नहीं हुई है तो वो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में ही पड़े रहेंगे. और क्योंकि RSU 2 का 3 साल का जो वेस्टिंग पीरियड है वो टेक्निकली हमारे लिए फोर्थ ईयर है क्योंकि हम 20x1 से शुरू हुए थे. तो इनका अगर वेस्टिंग पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है तो ये अवार्ड्स शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में ही पड़े रहेंगे. दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द पेड इन कैपिटल अनटिल एंड अनलेस इनका वेस्टिंग पीरियड ख़त्म नहीं होता. अब इससे आगे वाले पीरियड में क्या होएगा, अगर मैं इसी में दिखाऊं तो मैं बात कर रहा हूँ आपका ईयर 4 की, ठीक है. 20x1 में सब शुरू हुआ था, उससे 4 साल आगे शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन. अच्छा, अब इसके अंदर मेरा ये 150K वाला तो ख़त्म हो गया थर्ड ईयर में ही. फोर्थ ईयर का 30K का एक शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रह गया था. तो ईयर 4 में शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस जो मैंने रिकॉर्ड करा इस बार सिर्फ 30K का करा क्योंकि यही बचा था. तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस मेरा 30K से इंक्रीज़ हुआ. इवेंचुअली इसने मेरी नेट इनकम को हिट करा
नेट इनकम मेरा डिक्रीज़ हो गया 30K से। 30K ट्रांसफ़र हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स भी मेरी डिक्रीज़ हो गई 30K से। इसके पैरेलली मैंने एक और एंट्री करी शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन की, ठीक है। ये इंक्रीज़ हो जाएगा मेरा 30K से। जितने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई है उतनी से ही शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन को बढ़ा दो, ठीक है। अब ये मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा 30K से। जैसे कि हमने पहले देखा, आफ्टर RSU 1 वेस्ट हो गया, हमारे पास 60K बचा था किसमें, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में। सो दैट इज़ 60K और 30K से बढ़ गया 90K, 90K आ गया। अब मेरा जो RSU 2 है ये भी रिकॉर्ड हो गया। इवेंचुअली RSU 2 भी वेस्ट हो गया मेरा। तो फिर से एज अ ब्लॉक एंट्री 90K की मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा पेड इन कैपिटल में। ईयर 4 में मैं इंक्रीज़ कर दूंगा इसको 90K से और ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो या ये थी RSU की अकाउंटिंग स्पेसिफिकली। अगर मैं इसको फिर से समझाऊँ, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया हो या आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, तो 2 RSU इशू करे थे मैंने। मान लो 2011 में इशू करा मैंने 150K का, और एक RSU 2 इशू करा मैंने 90K का। RSUs क्योंकि इक्वली वेस्ट होते हैं तो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होंगे। वेस्टिंग पीरियड दोनों का 3 साल था। तो RSU 1 कैसा ब्रेक होएगा, 150K बाई 3, 50K 50K 50K। और RSU 2 वेस्ट होएगा 30K 30K 30K। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं प्रॉपर स्टेप्स वगैरह लिख दूँ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन 1 क्या होएगी, अगर मैं समराइज़ करूँ, ट्रांजैक्शन 1 ये होएगी, रिकॉर्ड शेयर कॉम्पनसेशन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। जैसे ही मैंने इसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा, ये मेरी नेट इनकम को हिट करेंगे, उस अमाउंट से इसको रिड्यूस कर देंगे। ट्रांजैक्शन 2 क्या होएगी मेरी, नेट इनकम मेरी कम हुई, कॉन्जिक्यूटिवली उसी अमाउंट से रिटेन्ड अर्निंग्स में कम कर दूंगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन 3 क्या हुई मेरी, जिस अमाउंट से मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई है, मैं उसी अमाउंट से शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन की एंट्री जो इक्विटी में है उसको बढ़ा दूंगा। $X से अगर मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुआ है तो $X से शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। अब ट्रांजैक्शन 4, ट्रांजैक्शन 4 कब कब होएगी, जब मेरे अवार्ड्स वेस्ट हो जाएं, ठीक है। मान लो मेरे को शेयर मिल जाए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा अवार्ड्स वेस्ट हो गए। अब ट्रांजैक्शन 4 क्या होएगा, ट्रांजैक्शन 4 ये होएगा कि ब्लॉक एंट्री जो है शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन की, वहाँ से जो मेरा क्यूमुलेटिव अमाउंट बन रहा है RSU का या कोई भी अवार्ड का, वो ट्रांसफ़र कर दो पेड इन कैपिटल में, ठीक है। ये फंडा है इसका। अगर मैं इसको इसके साथ एग्जाम्पल के साथ जोड़ने की कोशिश करूँ तो यह है, ट्रांजैक्शन 1 हमने क्या करी, दूसरा मार्कर ले लेते, हाईलाइटर ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन 1 मैंने क्या करी, रिकॉर्ड शेयर बेस्ड एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने ये रिकॉर्ड करा यहाँ पे, और इसी एक्सपेंस से मैंने अपनी नेट इनकम रिड्यूस कर दी, ये डन हो गया। ट्रांजैक्शन 2 मैंने क्या करा, जितने अमाउंट से मेरे
नेट इनकम रिड्यूस हुई है, उसी अमाउंट से मैंने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स भी रिड्यूस कर दी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट फ्लो होती है मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है, नेट इनकम फ्लो होती है रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो नेट इनकम रिड्यूस हुई, रिटेन्ड अर्निंग्स भी रिड्यूस कर दी, ये वाली ट्रांजैक्शन 2 हो गई। ट्रांजैक्शन 3 की बारी आई। एक जैसे ही मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स रिड्यूस करी, एक पैरेलल एंट्री शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन की मैंने इक्विटी में इंक्रीज़ कर दी, जिस अमाउंट से मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज़ हुई थी, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन 4 कब होएगा? ट्रांजैक्शन 4 तब हुआ जब मेरा वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया। जैसे मैंने अगर RSU 2 की बात करूँ तो यहाँ पे ईयर 4 में मेरे RSU 2 वेस्ट हो गया, तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन की जो ब्लॉक एंट्री थी 90K की, वो मैंने शिफ्ट कर दी पेड इन कैपिटल में, ठीक है। सो दिस इज ट्रांजैक्शन 4, ब्लॉक एंट्री ट्रांसफर टू पेड इन कैपिटल, डन। ऊपर भी मैंने 150K से इसलिए रिड्यूस करा, मेरी जो ब्लॉक एंट्री थी 210K की, उसमें से मैंने 150K रिड्यूस करा, ताकि क्योंकि मेरा RSU 1 वेस्ट हो गया था, और वेस्ट होने के बाद ये सारा अमाउंट पेड इन कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, पेड इन कैपिटल भी ना, इसके भी 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, APIC और शेयर कैपिटल। APIC एडिशनल पेड इन कैपिटल होता है, ठीक है। APIC इज एडिशनल पेड इन कैपिटल। मान लो 2 टर्म्स होती है जो याद रखनी है, एक होता है नो पार शेयर, और या तो कोई पार वैल्यू दे रखी है। जो हमने पीछे 150K ट्रांसफ़र करा ना, या अगर तुम इसी का एग्जांपल ले लो, 90K RSU 2 में जो 90K डॉलर के शेयर्स हमने ट्रांसफ़र करे, अगर मेरे को बोल रखा है कि ये नो पार शेयर थे, तो जो डायरेक्ट पेड इन कैपिटल में 90K डाल दूंगा, सिंपल। लेकिन अगर बोल रखा है पार वैल्यू शेयर थे, तो पार वैल्यू का मतलब इनकी मान लो पार वैल्यू थी 10 डॉलर्स पर शेयर की। सो अब जब मैं पेड इन कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा ना एज अ ब्लॉक एंट्री शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन से, तो इसको मैं फर्दर ब्रेक कर दूंगा, जो कि हमने यहाँ पे करा APIC और शेयर कैपिटल में। मैंने जितने भी शेयर इशू करे, ठीक है, नाइन्टी के अगर मैंने ट्रांसफ़र करा, ठीक है, उसमें से मान लो 10,000 10K जो था और 80K, तो 10K अगर इसकी पार वैल्यू 10 थी और कॉन्जिक्यूटिवली नंबर ऑफ़ शेयर्स एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो 10K मेरी पार वैल्यू हो जाएगी और 80K मेरी APIC में चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, मोर ओवर अगर मैं स्टॉक बेस्ड ऑप्शंस की बात करूं, यार आई होप दिस इज़ क्लियर, है ना। मेरा बेसिकली कहने का मतलब था, अगर पार वैल्यू शेयर्स हैं, ठीक है, अगर मेरे को पार वैल्यू शेयर्स की दे रखी है, तो जो 90K है ना, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा कि मेरी पार वैल्यू क्या बन रही है उन शेयर्स की, और एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या है। 90K क्या 100K ही ले लो,
तो कंपनी को रेज़ करना है $100, तो कंपनी जाके इन्वेस्टमेंट बैंक के पास बोलेगी भाई मेरे को इतने इतने पैसे रेज़ करने हैं। अब अगर कंपनी बोलती है कि पार वैल्यू ऑफ माई शेयर इज़ $10, ठीक है, अरे $10, तो जब कंपनी $100 इन्वेस्टर से रिसीव कर लेगी तो $10 विल गो इनटू शेयर कैपिटल, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग $90 है ना वो एडिशनल पेड इन कैपिटल है, बिकॉज दे आर ओवर द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, वो एडिशनल पेड इन कैपिटल में चले जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब ऑप्शन का फटाफट देख लेते हैं यार। ऑप्शन अगर मैं सिंपल देखूं तो यार ऑप्शन जब वेस्ट होते हैं ना तो कॉल ऑप्शन ही ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से डायरेक्ट समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शन था 90K के कंपनी ने इशू कर दिए एम्प्लॉयज़ को, वेस्टिंग पीरियड भी इस केस में दे दिया आपका 3 years, और स्ट्राइक प्राइस बोल दिया एक्स मान लो फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। तो फैशन तो सेम है जिसके अंदर ये अवार्ड्स एक्यूमुलेट वगैरह होंगे कि वेस्टिंग पीरियड, एक मिनट, वेस्टिंग पीरियड में इक्वली वेस्ट होंगे, सो दिस इज़ 30K 30K 30K, ठीक है। और फिर कॉल ऑप्शन अगर कॉल हो गए तो ठीक है, अगर कॉल नहीं हुए, चलो दोनों केसेस देख लेते हैं। तो वही करूँगा मैं कि शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन आएगा, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा 30K से। अब कॉम्पनसेशन है, इवेंचुअली मेरी नेट इनकम कम कर देंगे ये 30K से। ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4 को याद रखना, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन होता है। अब नेट इनकम जो है वो जाके हिट करेगा मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स को, रिटेन्ड अर्निंग्स मेरी डिक्रीज़ हो जाएंगी 30K से। शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन जो मैं रिकॉर्ड करूँगा अभी रिड्यूस हुई है 30K से, पैरेलली मैं इसका इंक्रीजिंग रिकॉर्ड करूँगा 30K का, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना ये एंड ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ईयर की बात नहीं कर रहा, कि नहीं तो पहले ईयर में तो ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले में हमने देखा कि ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैं डायरेक्टली ना, जैसे मान लो RSU 2 में हमने जैसे करा, तो मैं डायरेक्टली इस वाले साल की बात कर रहा हूँ कि एंडिंग में क्या क्या होएगा। सो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई 30K से, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन मैंने बढ़ा दिया 30K से। अब अगर पे ऑफ याद हो, इट वॉज मैक्स ऑफ 0, ST माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का, ठीक है। अब जब तुम एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन तो तुम्हें एक्स तो देना पड़ेगा, दैट इज़ मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो एम्प्लॉय देगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो इवेंचुअली इसमें क्या होएगा, कंपनी के पास कैश आएगा अमाउंट एक्स का, तो कैश इंक्रीजेस बाय अमाउंट एक्स। अब जो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन है ना उसकी जो भी ब्लॉक एंट्री होगी, इस केस में जैसे 90K उसकी ब्लॉक एंट्री होगी, तो 90K की जो ब्लॉक एंट्री है ना दैट विल बी ट्रांसफर टू पेड इन कैपिटल। अज्यूमिंग कि नो पार शेयर्स है, अगर पार वाले शेयर्स होते तो पेड इन कैपिटल में भी फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल और शेयर कैपिटल अलग अलग आते, तो पेड इन कैपिटल मेरा इंक्रीज हो जाएगा 90K से प्लस जो स्ट्राइक प्राइस का अमाउंट कंपनी ने रिसीव करा, बस यही फ़र्क आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे अब इसी के अंदर मान लो कि मैं और भी वो डाल दूँ कॉल ऑप्शन की, फर्स्ट ईयर में मैंने 90K के इशू करे, सेकेंड ईयर में मैंने 120K के इशू करे, ठीक है, उसी हिसाब से कर लेना जैसे पहले वाले में एक्सप्लेन करा। मैंने पहला एग्जाम्पल ही ऐसा लिया ताकि जो भी टफ़ क्वेश्चंस लग रहे हैं बेसिकली करिकुलम वगैरह के वो सॉल्व हो जाएं।
आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट वेल, है ना। तो यार ये तो ऑप्शंस का हो गया, बस फ़र्क यही आया RSU की तरह ही चलेंगे, सिर्फ कैश बढ़ जाएगा बाय द स्ट्राइक प्राइस जो कंपनी रिसीव करेगी, और पेड इन कैपिटल जो है वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑप्शन जो इशू करा गया है और जो स्ट्राइक प्राइस कंपनी को मिला है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यस अब जिस चीज़ की हम बात कर सकते हैं वो ये है कि अगर मेरे को फोरकास्ट करने हैं बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बिगनिंग बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स प्लस शेयर्स फ्रॉम ऑप्शंस या RSU, ठीक है, जो भी मतलब मेरे वेस्ट वगैरह हो गए उनके थ्रू, ठीक है। फिर मैंने कोई शेयर्स इशू करे नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, ठीक है, और उसमें से फिर मैंने हटा दी कोई अगर शेयर्स मैंने रीपरचेज करे, तो इससे मेरा आ गया एंडिंग बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने वाला है। अब इसी के थ्रू हम एक टॉपिक क्या समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। अब जो हमारी बुक है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देती है कि एनालिस्ट को ना शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन इग्नोर नहीं करना चाहिए व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ कंपनी, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है कि शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन, ठीक है, ये डिल्यूट करती है, डिल्यूट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब बेसिकली पर शेयर वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब जो मेरा शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन है ना, अब मान लो जैसे हम डिल्यूटेड EPS निकाल रहे हैं, डिल्यूटेड EPS में मेरा डिल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स भी आएंगे, डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ भी आएंगी बेसिकली मेरी। तो उसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं वैल्यूएशन ऑफ कंपनी करने के कंटेक्स्ट में, सो दिस इज़ जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, तो बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, प्लस डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना डिल्यूटेड EPS वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, एक और केस क्या बनता है, मान लो कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी ए ने ज़्यादा ही लॉस रिपोर्ट करे हैं, लॉस रिपोर्टेड, तो इवेंचुअली इसका शेयर प्राइस जो है वो टैंक करेगा। अब इसकी वजह से क्या है, मेरी जो डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ है ना, द सिक्योरिटीज़ दैट आर डिल्यूटिव इन नेचर, ये वाली सिक्योरिटीज़ भी इवेंचुअली ड्यू टू शेयर प्राइस टैंकिंग, ठीक है, मार्केट वैल्यू में लॉस हुआ कंपनी की, ये सिक्योरिटीज़ भी एंटी डिल्यूटिव बन जाएगी। तो हमारी बुक क्या कहती है, जब भी तुम पर शेयर बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हो, मान लो मैं EPS वगैरह कुछ भी निकाल रहा हूँ और कंपनी ने अगर लॉस रिपोर्ट करा है, तो तुम अपनी एंटी डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ भी जोड़ो, ठीक है। जब तुम शेयर का कैलकुलेशन कर रहे होगे कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो उसके अंदर तुम अपनी एंटी डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ भी जोड़ो। इसका रैशनल उन्होंने ये दिया
कि अभी तो लॉस रिपोर्ट कर रही है, इन फ्यूचर अगर टर्न अराउंड हो गया तो एंटी डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ जो कि पहले डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ थी वो आगे जाके तो शेयर होल्डर्स को डिल्यूट कर सकती है ना. सो ऐड देम. तो अब जो डिल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स इवेंचुअली निकलेंगे वो निकलेंगे जो भी मेरे बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स थे, जैसे कि मैंने ऊपर करके निकाले. ठीक है, एसेंशियली ये वाले बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, प्लस अब मान लो शेयर प्राइस टैंक हो गया है, फिर भी कोई ऐसी कोई सिक्योरिटी है जो डिल्यूटिव रहेगी तो वो ऐड कर देना. मेजॉरिटी तो वैसे एंटी डिल्यूटिव ही हो जाएगी, तो इसके अंदर एंटी डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ भी ऐड कर देना. और ये वाला नंबर जो आया शेयर्स का, इसको यूज़ करके पर शेयर के बेसिस पे एवैल्यूएशन कर देना. ये वाली बात बोली मैंने, इसका राशनल भी बता दिया. ठीक है, इसके पीछे दूसरा चीज़ क्या बोला, सेकंड पॉइंट. मान लो कंपनी ए है, अरे एंड दिस इज कंपनी बी. ठीक है, अब दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन सिर्फ फ़र्क कहाँ है. फ़र्क ये है कि कंपनी ए अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, जबकि कंपनी बी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन देता है. अब अगर तुम एवैल्यूएशन का करोगे शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन के साथ, तो जैसे कि मैंने देखा अब सैलरी में तो क्या है, एस जी एन ए में जाएगा, एस जी एन ए इंक्रीज़ हो जाएगा मेरा बाय द सैलरी अमाउंट. ठीक है, इवेंचुअली नेट इनकम मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा बाय द सैलरी अमाउंट. ये जाके हिट करेगा मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स को बाय द सैलरी अमाउंट. ठीक है, इवेंचुअली इक्विटी में जो भी इंक्रीज़ वगैरह आए वो देखेंगे. शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में क्या है, जैसे जैसे मेरे अवार्ड्स वेस्ट होते जाएंगे, मेरा एक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होएगा इनकम में, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस वो मेरा नेट इनकम को कम कर देगा. नेट इनकम मेरा फ्लो होएगी रिटेन्ड अर्निंग्स में, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन की एक पैरेलल एंट्री बनेगी अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स सेम अमाउंट से, और फिर जब भी जैसे वेस्ट होंगे पेड इन कैपिटल में ट्रांसफ़र. ठीक है, अब ये दोनों कंपनीज टेक्निकली इक्वल तरीके से वैल्यू होनी चाहिए, मतलब देयर वैल्यूएशन शुड बी द सेम. ठीक है, इसमें जो भी मेरा इक्विटी का साइज़ है वो मेरा बेसिकली पेड इन कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, लेकिन क्योंकि कंपनीज मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इक्वल है हर एक कंटेक्स्ट में, तो इनका वैल्यूएशन भी इक्वल ही आना चाहिए, जो अमाउंट आएगा वैल्यू वो इक्वल आना चाहिए. तो उसके लिए क्या बोलते हैं ये लोग, एक जो तरीका बताया है कि हम कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं. हम कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज करके. अब यहाँ पे भी फ्यूचर कैश फ्लोज की जगह FCF एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज की बात करते हैं, तो हमारा बुक कहता है कि मान लो FCF1 फ्री कैश फ्लो था फर्स्ट ईयर के लिए, FCF2 फ्री कैश फ्लो था सेकेंड ईयर के लिए, ऐसे करते करते FCFN मेरा फ्री कैश फ्लो है nth ईयर के लिए. बुक ये कहती है कि इन सब में से ना SBC दैट स्टैंड्स फॉर शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन उन रिस्पेक्टिव ईयर्स का सब्ट्रैक्ट कर दो. ये सब्ट्रैक्ट करके फिर मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में लिखूँ, तो अगर कंपनी X की मैं बात कर रहा हूँ, तो X की अगर मैं वैल्यूएशन करूँगा वो कुछ ऐसा होएगा कि समेशन ऑफ I 1 से n. ठीक है, FCF1 ही I माइनस SBCI, और जो भी मेरा एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट है उससे मैं डिस्काउंट कर दूंगा.
एसेंशियली ये वाला डिस्काउंट रेट यहाँ पे, ये वाला डिस्काउंट रेट यहाँ पे, ऐसे ही चलता जाएगा, ये वाला डिस्काउंट रेट यहाँ पे। तो बेसिकली मेरी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू निकल गई, ठीक है। और क्योंकि मैंने शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन उसके अंदर अकाउंट कर लिया है, तो इस तरीके से मैं ये प्रूव कर पाऊँगा कि कंपनी ए और कंपनी बी जो हर एक एस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, सिवाय द एस्पेक्ट इन विच वो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन देते हैं, उनका वैल्यूएशन सेम होएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग अप विल बी पेंशन प्लान्स।